अब हम आते हैं प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन ये बोलती है कि जो पार्टी कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस कर रही है, यहां पे उन्हीं पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट आगे चलेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन जो कि प्रॉमिस कर रहा है एंड बी जो है इस प्रॉमिस के बदले कंसिडरेशन दे रहा है। तो यहां पे इन दिस केस अगर सी को कोई बेनिफिट मिल रहा है, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन सेज दैट सी विल नॉट गेट एनी बेनिफिट ओवर हियर। तो ये हमारा प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट बोलता है। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उन्हीं को बेनिफिट मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। अब जो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट है ये इंग्लैंड में तो एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल इन इंग्लैंड, बट इंडिया में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं, एक तो इंग्लैंड का केस करेंगे हम और यहाँ पे एक हम इंडिया का केस करेंगे। इंग्लैंड का यहाँ पे केस होगा ट्विडल वर्सेस एटकिंसन। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में दो फादर्स थे। यहां पे ए वॉज द फादर ऑफ द ग्रूम, जो दूल्हा था उसका फादर ए था, एंड बी वॉज द फादर ऑफ ब्राइड, जो दुल्हन थी ब्राइड थी उसका फादर बी था। अब यहां पे बी ने प्रॉमिस किया था कि वो ए के बच्चे को, यानी सपोज सी इज द ग्रूम ओवर हेयर, तो यहां पे बी ने प्रॉमिस किया था ए को कि मैं सी को कुछ बेनिफिट दूंगा, यानी दहेज जो है वो मैं सी को दूंगा। अब इन दिस केस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ए और बी के बीच में हो रहा है एंड जो कंसिडरेशन प्रॉमिस करी गई है वो ए को करी गई है। अब यहां पे होता क्या है कि आगे जाके बी रिफ्यूजेस टू गिव एनी बेनिफिट टू सी, जो भी दहेज था वो देने के लिए मना कर देता है बी सी को। फिर जो केस है वो कोर्ट में जाता है एंड यहां पे द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन कॉन्सेप्ट विल अप्लाई ओवर हियर। Privity of consideration concept will apply over here and B does not have to give any money to C. B does not have to give any money to C. यहाँ पे बोला गया था that C is stranger to the consideration. He is stranger to consideration and that is why C will not derive any benefit in this case. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन और कॉन्सेप्ट इंग्लैंड में तो अप्लाई होता है, लेकिन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। एंड इस चीज के लिए हमारे पास चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस है। अब इस केस में क्या हुआ था, यहां पे ए वॉज द मदर and C was daughter of this mother. A यहाँ पे मदर थी एंड C डॉटर थी। अब यहाँ पे जब A की डेथ हो रही थी उस टाइम उसने C को बोला that I will give you every gift that I have. जो भी प्रॉपर्टी वगैरह थी A के पास उसने बोला कि मैं वो C को दे दूंगी। लेकिन यहाँ पे C से उसने कंसिडरेशन मांगी है कि वो अपनी मासी जो है, यानी बी इज द मासी ओवर हेयर, इंग्लिश में आंट बोलते हैं ना, ओके। तो यहाँ पे ये कंसिडरेशन मांगी गई कि सी विल एक्चुअली गिव सम मंथली पेमेंट, एक मंथली पैसा वो बी को देगी। तो यहाँ पे प्रॉमिस कौन कर रहा है, यहाँ पे प्रॉमिस ए कर रही है। ए इज एक्चुअली प्रॉमिसिंग टू ट्रांसफर एवरी प्रॉपर्टी ऑफ हर टू सी, एंड सी यहाँ पे इस प्रॉमिस के बदले एक कंसिडरेशन दे रही है, जो कि कंसिडरेशन है
that yes, I will actually maintain B. मैं B को एक मंथली मेंटेनेंस का अमाउंट भेजोगी, ये कंसिडरेशन C दे रही है A को। अब यहां पे आप देख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो A और C के बीच में हो रहा है, A और C के बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जब A की डेथ हो जाती है उसके बाद C जो है ये पैसे देने से मना कर देती है। C refuses to release any monthly payment to B। यहाँ पे C ये डिफेंस लेती है that कॉन्ट्रैक्ट A और C के बीच में हुआ था and B is stranger to consideration। यानी B ने इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंसिडरेशन नहीं दी थी and that is why B is not entitled to any benefit। अब अगर ये केस इंग्लैंड में होता तो यहाँ पे B को कुछ पैसा नहीं मिलता, कोई मंथली मेंटेनेंस B को नहीं मिलती। बट सिंस दिस इज एन इंडियन केस, ये इंडियन केस है एंड दैट इज वाई बी विल गेट मंथली अमाउंट फ्रॉम सी। सी को यहाँ पे मंथली अमाउंट बी को देना ही पड़ेगा बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है।